my dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to our channel NCERT शिक्षक. हम लोगों ने अपना चैनल का नेम चेंज किया है, सो नाउ इट इज NCERT शिक्षक. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था साइंस का. आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. मैं चाहती तो मैं भी आपको NCERT उठवा करके और उसमें लाइन बाय लाइन अंडरलाइन करवा सकती थी, बट मैंने जिस तरीके से आपको नोट्स बना करके दिए हैं पॉइंट वाइज एंड हेडिंग वाइज ऐसे लिखने की हैबिट डालिए, क्योंकि ये आपके लिए आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. जब आप ग्रेजुएशन करेंगे या कुछ भी पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. एंड कई सारे क्वेश्चंस तो उसी चैप्टर से आपको मिल जाएंगे. बाकी जो एक्सरसाइज है आज हम एक्सरसाइज करेंगे. सो आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place is known as. ये मैंने बताया था कि एक ही जगह पे सेम काइंड के अगर प्लांट्स ग्रो करते हैं दैट इज नोन एज क्रॉप. नेक्स्ट इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज. फर्स्ट स्टेप क्या था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, जिसमें हम सॉइल को टर्न करते थे, लूज करते थे. दैट स्टेप इज नोन एज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. Next is damaged seeds would float on the top of water. इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपने देखा होगा जब भी मम्मा एक दिन पहले जब भी छोले बनाने होते हैं या फिर चने भिगो करके रखने होते हैं तो उसे एक दिन पहले भिगो करके रखना होता है. तो जब भिगो करके रखते हैं तो थोड़ी देर बाद देखते हैं कि कुछ जो सीड्स होते हैं वो पानी में फ्लोट करने लगते हैं, ऊपर तैरने लगते हैं. ऐसा क्यों होता है? जब आप उन सीड्स को उठा करके देखेंगे, उस वाले जो ऊपर तैर रहा होता है उस चने को उठा करके देखेंगे तो उसमें आपको कहीं कहीं पे होल नजर आएंगे. तो वो डैमेज्ड सीड्स होते हैं. जो भी डैमेज्ड होते हैं उनको यानी अंदर से किसी कीड़े ने खा रखा होता है या वो खराब होते हैं, इसलिए वो हल्के होते हैं और इसलिए वो पानी के ऊपर तैरने लगते हैं. और जो अच्छे सीड्स होते हैं वो नीचे पानी में जाकर के बैठ जाते हैं. ओके, सो डैमेज्ड सीड्स वुड float on the top of water. Next is for growing a crop, sufficient sunlight. एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती है? Sufficient sunlight, water and nutrients from the soil. ठीक है, water and nutrients उसे soil से मिलते हैं. Okay, now we will move on next question. Question number 2 में आपको मैच करना है. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था. रीफ से आप ये याद रख सकते हैं जब आपकी रूफ यानी छतें जब भीगती हैं, यानी कौन सा सीजन? बारिश का सीजन. और बारिश के सीजन में कौन सी क्रॉप बोई जाती हैं? ऐसी फसलें जिन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है. जैसे पैडी, जो धान होता है उसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, सभी को पता है. और मेज, आपने देखा होगा बारिश के बाद भुट्टे वगैरह के ठेले लगते हैं, आप भुट्टा खाते हैं. तो पैडी एंड मेज. ओके, रबी क्रॉप, ये भी मैंने याद करने का तरीका बताया था. रबी सूर्य का पर्यायवाची होता है रबी, और सूर्य हम लोग धूप कब तापते हैं? विंटर सीजन में. तो विंटर सीजन में जो फसलें ग्रो की जाती हैं वो है वीट. जाड़ों में आपने देखा होगा पीले पीले खेत, तो वीट, मस्टर्ड, ग्राम. जाड़ों में अपनी बॉडी को गर्म रखने के लिए लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं और मॉर्निंग वॉक से आकर के क्या खाते हैं? चने, पी. तो ये सारी रबी की क्रॉप्स हैं. नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स. ये मैंने बताया था कि केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं. तो दैट इज यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट. ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल्स हैं. मैंने आपको कई सारे एग्जाम्पल्स लिखवाए थे. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर. ये मैंने बताया था ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, जो भी एनिमल वेस्ट होता है या जो भी प्लांट के जो भी लीव्स वगैरह गिर जाती हैं उनको ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिके मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं. तो वो जो खाद बनती है उसे कहते हैं. इसको हम मैच करेंगे एनिमल एक्सक्रीटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, क्योंकि इन्हीं को डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैन्योर बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स. मैंने इतने सारे एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं, आपको कोई भी 2 लिखने हैं. खरीफ क्रॉप मैंने पैडी एंड मेज का बताया.
कॉटन, मैंने बताया था आपको कि कॉटन को भी ज्यादा पानी की इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि वो ब्लैक सॉइल में ग्रो की जाती है, और ब्लैक सॉइल जो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है गरम गरम, वही सूखने से ब्लैक सॉइल बनती है, तो उसको तो जाहिर सी बात है बहुत पानी की जरूरत पड़ेगी। सोयाबीन, मैंने बताया था सोयाबीन चंक्स को भिगोने पर वो बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये खरीफ की क्रॉप है। रबी क्रॉप में व्हीट, मस्टर्ड मैंने बताया, ग्राम बताया, पोटैटो बताया। आप आलू के पराठे कब खाते हैं? विंटर सीजन में। तो ये सारी रबी क्रॉप है। आपको इनमें से जो भी दो अच्छी लगे आप वो लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें मैंने पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको पॉइंट वाइज लिखवाया है, और अगर आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सॉइल का प्रिपरेशन, सॉइल में सीड बोने से पहले हमें सॉइल को तैयार करना पड़ता है, और उसके लिए हमें सॉइल को उलटना पलटना पड़ता है। कई बार ये काम खुरपी से किया जाता है, आजकल प्लाव आ गए हैं, हल से जुताई की जाती है, तो उसमें सॉइल को उलटने पलटने से क्या होता है, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो बहुत अंदर तक जमीन में जाती हैं, तो उन्हें अंदर भी सांस लेने में आसानी रहती है। नेक्स्ट इज सोइंग। सॉइल को प्रिपेयर करने के बाद हमें उसमें सीड को बोना पड़ता है, ये भी मैंने लिखवाया है अच्छे से पॉइंट वाइज। तो उसके लिए जो होता है मतलब हमें पहले तो सीड का अच्छा सिलेक्शन करना चाहिए। हाई यील्डिंग और अच्छे सीड होंगे तो वो हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी। और ये वाला भी काम आजकल मशीनों से करते हैं, जो कल्टीवेटर होते हैं उसी से ही आजकल सोइंग भी की जाती है। ओके, नेक्स्ट इज वीडिंग। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज नोन एज वीडिंग। वीड्स को क्यों हटाना जरूरी होता है आपको ये भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो compete करते हैं वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सनलाइट के लिए, इन सारी चीजों के लिए compete करते हैं, और इनका रिमूवल वीडिंग कहलाता है। और ये मैंने दो मेन मेथड्स लिखवाए थे, या तो वीडीसाइड्स का यूज किया जाता है या फिर उन्हें जड़ से अपरूट या कट किया जाता है। ये दो मेन मेथड्स होते हैं। नेक्स्ट इज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग मैंने बताया था, ग्रेन को चाफ से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। और ये एक मशीन होती है जिसका नेम होता है कॉम्बाइन। मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रही हूँ। इसका यूज करके थ्रेशिंग की जाती है। और जो ट्रेडिशनल मेथड था वो था विनोइंग। पहले विनोइंग का यूज किया जाता था और अभी कॉम्बाइन मशीन का यूज किया जाता है। ये कॉम्बाइन मशीन के दो काम होते हैं, एक हार्वेस्टिंग, दूसरा थ्रेशिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी, उसमें कई सारे पॉइंट्स थे कि फर्टिलाइजर्स मैन्योर से कैसे अलग होते हैं। तो आप वही टेबल आपको एग्जाम में बनानी होगी। फिलहाल मैं कुछ पॉइंट्स बता रही हूँ। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो डिकम्पोज्ड मैटर होता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो अच्छी हाई यील्ड देते हैं, मतलब क्रॉप ज्यादा ग्रो करती है। और जो मैन्योर होते हैं उनके यूज से सॉइल फर्टाइल होती है और सॉइल का टेक्सचर जो होता है वो मेंटेन होता है। फर्टिलाइजर्स के ज्यादा यूज की वजह से सॉइल की फर्टिलिटी घट जाती है। इसमें एनपीके वगैरह, एनपीके है, सुपर फॉस्फेट है, ये चीजें डायरेक्टली सॉइल को दी जाती हैं। कई सारे फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। और जो मैन्योर होता है वो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो खाद होती है, तो वो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। आपको पता होगा कि हम सभी को ही पानी की जरूरत होती है, ऐसे ही प्लांट्स को भी वाटर की नीड होती है। ठीक है। और जो प्लांट्स होते हैं वो खाना बनाने के लिए वाटर का यूज करते हैं, तो उनको जो पानी देने के बहुत सारे मेथड यूज किए जाते हैं उसे इरिगेशन कहते हैं। ठीक है। बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, आपको वो दोनों नहीं लिखने हैं। यहाँ पे डिस्क्राइब 2 मेथड्स टू कंजर्व वाटर। ये आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, आपको इस बात पे गौर करना है कि हमें ट्रेडिशनल मेथड्स यहाँ पे नहीं पूछे गए हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेथड्स पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको टू कंजर्व वाटर, जिसमें वाटर को कंजर्व भी करते हैं, तो वो 2 मॉडर्न मेथड्स कौन कौन से थे। एक था
स्प्रिंकलर सिस्टम, मैंने आपको बताया था स्प्रिंकलर सिस्टम। और नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन। तो आपको इन दो मेथड्स को डिस्क्राइब करना है। स्प्रिंकलर सिस्टम में मेन पाइप से कई सारे परपेंडिकुलर पाइप्स जुड़े रहते हैं और उसके ऊपर रोटेटिंग नोजल लगा होता है जिससे पानी स्प्रिंकल होकर के क्रॉप्स में जाता है। और ड्रिप इरिगेशन में मेन पाइप से पाइप लगे होते हैं और वो सीधा डिचेज में जाकर के, कई सारी डिचेज में प्लांट्स लगे होते हैं। ये गार्डन क्रॉप्स के लिए या फ्रूट क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो प्लांट्स की रूट में डायरेक्टली ड्रॉप बाय ड्रॉप जब वाटर जाता है तो दैट मेथड इज नोन एज ड्रिप इरिगेशन। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 स्किप किया है क्योंकि वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो पूरा लिख करके पूरा डिस्क्राइब करके बताऊंगी, क्योंकि वो मैंने पिछले उसमें नहीं कराया था, ये अलग से है। और मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी कराऊंगी जो एनुअल एग्जाम्स में आते हैं बट आपकी एक्सरसाइज में नहीं दिए, जिसे आप आउट ऑफ कोर्स वाले क्वेश्चन बोलते हैं, वो भी मैं कराऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट आर वीड्स। वीड्स मैंने बताया ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, ये अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं, इन्हें हम ग्रो नहीं करते हैं, ये क्रॉप्स के साथ नेचुरली ग्रो कर जाते हैं और ये क्रॉप के साथ compete करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत अच्छे से लिखवाया था पॉइंट्स, तो आपको वही पूरा लिखना है। हाउ कैन वी कंट्रोल देम, इन्हें कंट्रोल करने के यानी वीडिंग के जो मैंने 2 मेथड्स बताए थे वो भी आपको लिखने हैं। वीडीसाइड्स भी लिखने हैं। वीडीसाइड्स जैसे कि मैंने बताया था 2,4-D, एट्राजीन, तो वो वीडीसाइड्स भी आपको लिखने हैं और वो वाला भी मेथड की अपरूट फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इज इफ वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन। अगर वीट को हम खरीफ सीजन में ग्रो करते हैं तो क्या होगा। वीट आपको पता है कि रबी की क्रॉप है, उसको कम टेम्परेचर और कम पानी चाहिए। तो अगर उसको हम रबी की जगह खरीफ सीजन में ग्रो कर देंगे तो फसल खराब हो जाएगी। तो आपको आंसर कैसे लिखना है आप ये सीखिए यहाँ से। वीट इज अ रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मीन्स विच सीजन, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इट इज सोन इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में ग्रो की जाती है। एज इट रिक्वायर्स लेस वाटर एंड लो टेम्परेचर, क्योंकि वीट को ग्रो करने के लिए कम पानी की जरूरत होती है और टेम्परेचर भी कम चाहिए। इफ इट इज सोन इन खरीफ सीजन, अगर हम गेहूं को खरीफ सीजन में ग्रो करा देंगे तो क्या होगा, इट्स प्रोडक्शन विल बी डिक्रीज, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। द होल क्रॉप माइट गेट डिस्ट्रॉयड, या पूरी फसल भी खराब हो सकती है। क्यों, बिकॉज ऑफ एक्सेस वाटर, क्योंकि आपको पता है कि खरीफ सीजन रेनी सीजन होता है, मॉनसून सीजन होता है, तो बारिश ज्यादा होगी तो ज्यादा पानी की वजह से, एंड लैक ऑफ ऑप्टिमम टेम्परेचर, और उसे जितना टेम्परेचर चाहिए वो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए हमारा पूरा वीट की जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 इज हाउ क्रॉप गेट्स अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। अगर हम किसी फील्ड में बराबर एक क्रॉप के बाद दूसरी क्रॉप फिर तीसरी क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो जो फील्ड होती है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है या प्लांटेशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है। द आंसर इज कंटिन्यूअस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स। अगर हम किसी भी फील्ड पे बराबर क्रॉप ग्रो करते रहेंगे तो वो क्या करता है, मेक्स द सॉइल पुअरर इन न्यूट्रिएंट्स एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा। बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं क्रॉप को ग्रो करने के लिए, वो सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल से खत्म हो जाएंगे। द सॉइल बिकम्स इनफर्टाइल, तो हमारी सॉइल कैसी हो जाएगी, इनफर्टाइल हो जाएगी, और वो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को भी कम कर देगा। इट डज नॉट गेट इनफ टाइम रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रीगेन हो ही नहीं पाएंगे, रिप्लेनिश हो ही नहीं पाएंगे, और क्रॉप्स बराबर न्यूट्रिएंट सॉइल से लेते रहेंगे तो सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी। दैट्स वाई फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स नीडेड, तब हमें फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के जो स्टेप्स होते हैं उन्हें आपको लाइन वाइज लगाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। पहले नंबर पे आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को उलटना पलटना। सेकेंड नंबर इज प्लॉइंग द फील्ड। यहाँ पे प्लॉइंग को अलग से इसलिए दे दिया है क्योंकि कई बार होता है सॉइल में कई सारे क्रम्स रह जाते हैं तो उन्हें भी तोड़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज सोइंग, फिर बीज की बुआई होती है, देन मैन्योरिंग, फिर उसे खाद दी जाती है, फिर इरिगेशन, उसकी सिंचाई की जाती है क्रॉप की, फिर हार्वेस्टिंग, जब फसल मेच्योर हो जाती है तो उसकी कटाई की जाती है। उसके बाद या फिर क्रॉप को किसी फैक्ट्री में भेज देते हैं या फिर उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे या तो स्टोरेज या फिर सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री। अगर शुगर की क्रॉप है तो शुगर फैक्ट्री या जो भी क्रॉप है, शुगर की आई मीन टू से गन्ने की क्रॉप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ड पजल है, तो मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, आप उसे फिल कर लीजिएगा। सबसे पहले जो डाउन वर्ड्स जो फिल करना है, प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप इज नोन एज इरिगेशन। वाटर में क्रॉप में वाटर डालना क्या कहलाता है? सिंचाई। कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर लॉन्ग टाइम, क्रॉप ग्रेन को लॉन्ग टाइम के लिए जो रखना होता है उसे स्टोरेज कहते हैं। प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन लार्ज स्केल, एक ही तरीके के प्लांट्स को अगर लार्ज स्केल पे ग्रो करते हैं दैट इज नोन एज क्रॉप। अब वर्ड पजल में अक्रॉस वाला देख लेते हैं। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग मैच्योर्ड क्रॉप, जो मैच्योर्ड क्रॉप होती है उन्हें कट करने के लिए जिस मशीन का यूज करते हैं दैट इज नोन एज हार्वेस्टर। ठीक है, यहाँ पे बच्चों स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा, TER होता है। ओके, अ रबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ पल्स, ऐसी रबी क्रॉप जो कि दलहन कुल में भी आती है, दैट इज ग्राम। नंबर 3 इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम चाफ, मैंने बताया था ग्रेन को अनाज को भूसी से अलग करने के लिए जो प्रोसेस होता है, जो आपका वर्ड पजल में आ रहा है दैट इज विनोइंग, ये ट्रेडिशनल मेथड है। और जो आजकल यूज किया जाता है दैट इज जो मशीन से करते हैं दैट इज थ्रेशिंग। ठीक है, तो वर्ड पजल में आपका विनोइंग आ रहा है। तो अब आ जाते हैं हमारे आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन पर, जो कि अक्सर एनुअल एग्जाम्स में आ जाता है। तब हम सोचते हैं कि यार इसमें क्या लिखें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कई बार डिफरेंस पूछ लेता है लॉन्ग क्वेश्चन में कि एग्रीकल्चर के ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको 7-8 डिफरेंसेस लिखवा दूंगी, आपको जो भी याद रहे लॉन्ग आंसर में जब भी आप लिखेंगे तो उसमें से कोई भी आप 4 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर परफॉर्म्ड मैनुअली विथ ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था? ट्रेडिशनल टूल्स का यूज किया जाता था, जैसे सीकल है, बेलचा है, इन सारी चीजों का यूज किया जाता था। और जो मॉडर्न मेथड्स हैं, AP मीन्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर परफॉर्म्ड विथ इम्प्लीमेंटेड मशीन्स। अब मशीन्स का यूज किया जाता है, जैसे कि हार्वेस्टर है, कॉम्बाइन है, ऐसी बहुत सारी मशीनें। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, वो पूरी तरीके से इरिगेशन के लिए रेन वाटर पर डिपेंड रहते थे, सिंचाई के लिए सिर्फ रेन वाटर ही एक सोर्स होता था। ठीक है, या फिर वेल वगैरह भी तभी भरते हैं, जैसे पॉन्ड्स हैं, वेल हैं, इनमें भी पानी कब आता था? जब बारिश होती थी तब, वरना सूखा पड़ जाता था। मॉडर्न मेथड में क्या होता है, अब हम कम्प्लीटली रेन वाटर पे डिपेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमें डैम बनाना आ गया है, डैम से, या अब हमें कैनाल्स बनानी आ गई है, तो उससे बहुत आराम रहती है। ट्रेडिशनल मेथड में यूज ऑफ मेन्योर ओनली, तब सिर्फ मेन्योर यानी खाद का यूज किया जाता था, क्योंकि तब फैक्ट्रीज वगैरह होती नहीं थी, तो फर्टिलाइजर्स का यूज करना नहीं आता था। अब क्या होता है, अब हम मेन्योर के साथ साथ फर्टिलाइजर्स का भी यूज करते हैं। ट्रेडिशनल मेथड में यूज ऑफ रेगुलर सीड्स, जो नॉर्मली जैसे एक क्रॉप उगाई तो उसमें से कुछ सीड्स को बचा करके रख लेते थे, वो अगली बार क्रॉप ग्रो कराने में उन्हीं सीड्स का यूज किया जाता था। अब क्या होता है, यूज ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स, अब सीड्स की प्रॉपर टेस्टिंग होती है, हाइब्रिड सीड्स भी यूज किए जाते हैं। ऐसे सीड का यूज करना फार्मर्स पसंद करते हैं जिनसे हमारी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी अच्छी हो, बेटर हो। पॉइंट इज नीड्स मोर लेबर। ट्रेडिशनल मेथड्स में ज्यादा लेबर यानी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि हंसिया वगैरह से कटाई करने में या बीज बोने में तो उन्हें बहुत ज्यादा टाइम भी लगता था और बहुत ज्यादा लोगों की भी जरूरत पड़ती थी। मॉडर्न मेथड्स में नीड्स लेस लेबर एंड लेस टाइम, तो यहाँ पे टाइम भी कम लगता है और लोग भी कम लगते हैं, मेहनत भी कम लगती है, क्योंकि आजकल मशीन से हो जाता है। हार्वेस्टिंग देखिए मशीन से कितनी जल्दी हो जाता है, या कोई भी काम है तो वो जल्दी हो जाता है।
ट्रेडिशनल मेथड्स में लो प्रोडक्टिविटी होती थी। क्यों? क्योंकि रेगुलर सीड्स का यूज करते थे। मॉडर्न मेथड्स में हाई प्रोडक्टिविटी। आपको पता होगा अब कई सारी वेराइटीज आ गई हैं किसी भी एक क्रॉप की, तब अब हाइब्रिड सीड्स यूज किए जाते हैं, बराबर टेस्टिंग होती रहती है, तो इसलिए अब प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज किया जाता है, तो इसलिए अब अच्छी क्रॉप होती है। पहले क्या होता था, हाई रिस्क ऑफ पेस्ट एंड रेट्स, और फसल खराब होने का पहले बहुत डर रहता था। अब क्या है, अब ग्रेन्स आर स्टोर्ड प्रॉपरली। अब ग्रेन्स को प्रॉपरली स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि अब पेस्टिसाइड्स आती हैं बहुत सारी, उनका यूज किया जाता है। अब कंटेनर्स का क्लोज्ड कंटेनर यूज किए जाते हैं, और कई लार्ज स्केल पे तो जाइलो और ग्रेनरीज का यूज किया जाता है, वहां पे प्रॉपरली ग्रेन्स को स्टोर करते हैं, तो अब खराब जल्दी नहीं होते हैं। पहले इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, सुविधाओं की कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी कम होती थी, और अब कितनी सारी सुविधाएं आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं, कई सारे पेस्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, तो इन सब का यूज करके अब प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो गई है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर की एक्सरसाइज भी एंड होती है। मैंने सारे क्वेश्चंस और पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से करा दिया है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी आपको। और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि ये नोट्स आपको बहुत आगे काम आएंगे, बहुत बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। ये आपको खुद भी पता चल जाएगा जब आपका एग्जाम आएगा और आप इस तरीके से पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे, तो आपको खुद भी मार्क्स से पता लग ही जाएगा। चलिए, थैंक यू।